नमस्कार, पूर्णिमा की आवाज चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी है अनोखी वसीयत। प्रेमलाल जी अपने कमरे में अपनी पत्नी पार्वती के साथ बैठे हुए रोजाना की तरह अपने कारोबार का हाल चाल सुना ही रहे थे कि इतने में बड़ा बेटा आया और बोला, पिताजी जरा तिजोरी की चाबी तो दीजिए। अरे अरे क्या हो गया? कुछ नहीं, बस 15,000 रुपए चाहिए थे। पिताजी आपको तो पता है मेरी कार की रिपेयर करवानी है। अच्छा ठीक है पार्वती, जरा चाबी तो देना। पार्वती जी अपनी कमर में से चाबी का गुच्छा निकालकर दे देती हैं। बड़ा बेटा अभी जाता ही है कि इतने में छोटा बेटा आ जाता है। बाबूजी बच्चों की फीस भरनी है, 20,000 रुपए चाहिए, जरा दीजिए तो मेरी तनख्वाह नहीं आई। अभी तक जब आएगी तो आपको वापस जरूर कर दूंगा। पिताजी सब जानते थे, सब समझते थे कि दोनों बेटे क्या कर रहे हैं, लेकिन फिर यही सोचकर चुप कर जाते कि क्या फर्क पड़ता है, हैं तो अपने ही बच्चे। वैसे तो प्रेमलाल जी कभी मना नहीं करते थे तिजोरी की चाबी देने से, लेकिन कभी कारण पूछ भी बैठते थे तो बच्चे कहते, क्या पिताजी आपको हम पर विश्वास नहीं है क्या? इस पर प्रेमलाल जी ठहाका लगाकर हंस देते। पार्वती जी हमेशा उन्हें टोकती कि बच्चों पर सब कुछ मत लौटाओ, परंतु प्रेमलाल जी नहीं मानते। अरे पार्वती, तुम तो जानती हो मेरे बच्चे मेरी जान हैं, लेकिन जी अपने बुढ़ापे के लिए भी तो। अरे भाग्यवान, बुढ़ापे की चिंता तू मत कर, अपने दोनों बेटे बड़े होनहार हैं, बहुत प्यार करते हैं हमसे। जो संस्कार हमने अपने बच्चों को दिए हैं, उनके रहते हमें कभी कोई दिक्कत आ ही नहीं सकती। पार्वती जी चुप कर जाती, लेकिन मन ही मन में कहीं न कहीं विचार तो चलते ही रहते थे। सोचती, आप भी कितने भोले हैं, आज के जमाने में अपने लिए कुछ न कुछ अवश्य बचाकर रखना चाहिए। बेटे तो अपने हैं, लेकिन बहुएं वो तो पराए घर से आई हैं। और वैसे आपसे ज्यादा मैं अपनी बहुओं को अच्छे से जानती हूँ। ये सब विचार करते हुए पार्वती जी एक टक अपने पति को निहारे जा रही थी। इतने में प्रेमलाल जी ने चुटकी बजाते हुए उनके विचारशीलता के क्रम को भंग कर दिया। पार्वती जी अपने विचारों की दुनिया से बाहर आई। प्रेमलाल जी बोले, अरे भाग्यवान कहाँ गुम हो गई? मेरी चाय का समय हो गया है, आज मिलेगी या खुद ही बना लूं? प्रेमलाल जी ने चुटकी लेते हुए कहा, अरे आप क्यों चाय बनाएंगे? मैं रामू को आवाज देती हूँ, वो बना देगा। दरअसल पार्वती जी ने रसोई घर और घर के दूसरे कामों के लिए 16-17 साल का एक नौकर रामू रखा हुआ था, ताकि बहुओं पर काम का बोझ न पड़े, और फिर इस उम्र में वे खुद भी तो ज्यादा काम नहीं कर सकती थी। पार्वती जी बोली, और वैसे भी चाय बनानी आती भी है आपको, जो खुद बनाएंगे श्रीमती जी, मुझे चुनौती मत कीजिए, बहुत बढ़िया चाय बनाता हूँ मैं, चलो आज तुम्हें चाय बनाकर पिलाता हूँ। कहते हुए प्रेमलाल जी रसोई में जाकर चाय बनाने लगे तो इतने में रामू आ गया। अरे बाबूजी, मैं किस लिए हूँ? मैं चाय बनाता हूँ। अरे नहीं, आज की चाय मैं बनाऊंगा और तुम्हें भी पिलाऊंगा। कहते हुए प्रेमलाल जी चूल्हा जलाने लगे, साथ में अपनी पत्नी के लिए गाना भी गाने लगे। बाहर दोनों बहुएं अपनी हंसी बहुत मुश्किल से रोककर खड़ी थी। शाम को पार्वती जी और प्रेमलाल जी रोज की तरह सैर सपाटा करने के लिए बाहर निकले। पार्वती जी अपने आप को बहुत भाग्यशाली महसूस कर रही थी कि उन्हें प्रेमलाल जी जैसा सुलझा हुआ इंसान मिला। पर कहते हैं न, कभी कभी अपने भाग्य को अपनी ही नजर लग जाती है। अभी थोड़ी ही दूर निकले थे कि देखा, सामने से एक तेज गति की कार बेकाबू होकर उनकी तरफ ही आ रही थी। कुछ समझ पाते इससे पहले ही कार ने उन दोनों को टक्कर मारकर बुरी तरह से घायल कर दिया। जब होश आया तो पार्वती जी ने स्वयं को हॉस्पिटल के बेड पर पाया। देखा तो एक नर्स उन्हें ड्रिप लगा रही थी। उन्होंने उठते ही प्रेमलाल जी के बारे में पूछा तो नर्स ने बताया कि प्रेमलाल जी आईसीयू में हैं। दरअसल उन्हें बहुत ज्यादा चोटें आई थी, जिस कारण उनकी हालत गंभीर बनी हुई थी। सुनते ही पार्वती ड्रिप उतारकर एक तरफ फेंक दी हैं। चोटें लगने के बावजूद उठकर खड़ी हो गई और चल पड़ी।
आज दर्द में भी इतनी हिम्मत कहाँ थी जो उन्हें रोक पाता। नर्स और हॉस्पिटल के अन्य कर्मचारी उन्हें पीछे से आवाज लगा रहे थे और पार्वती जी को जैसे कानों से सुनाई देना ही बंद हो गया था। सिर्फ और सिर्फ प्रेमलाल जी की प्यार भरी बातें ही उनके कानों में गूंज रही थी। प्रेमलाल जी को इतनी बुरी अवस्था में देखकर पार्वती जी उन्हें देखती ही रह गई। कुछ देर पहले जो प्रेमलाल जी उनके साथ हंसते बतियाते सैर पर निकले थे, वो हॉस्पिटल के बेड पर जख्मी हालत में बेसुध पड़े थे। पार्वती जी खुद को संभाल न सकी। उठिए ना, देखिए आपके सहारे तो मैं जिंदगी जी रही थी। आप ही तो मेरे दिल की भावनाओं को समझते हैं। अब आप ही इस तरह मुझसे रूठ जाओगे तो मेरा क्या होगा? कहते कहते पार्वती जी जोर जोर से रोने लगी। उन्हें आईसीयू से बाहर ले जाया गया। आखिर उन्हें भी काफी कमजोरी आ गई थी। पार्वती जी को हॉस्पिटल के बेड पर लिटा दिया गया और उन्हें आराम करने को कहा गया। प्रेमलाल जी की चिंता ही पार्वती जी को खाए जा रही थी। आंखें बंद किए पार्वती जी अपने पति के साथ बिताए मीठे पलों को याद कर रही थी कि इतने में आवाज आई, बड़ी माँ। आंखें खोलकर देखा तो सामने उनका नौकर रामू खड़ा था। पार्वती जी की ऐसी हालत देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। बोला, खाना खा लीजिए। बड़ी माँ। पार्वती जी इधर उधर देखने लगी। आसपास और कोई नहीं था। रामू बोला, सब लोग घर चले गए थे तो मुझे लगा कि आप हॉस्पिटल में अकेली हैं तो आपका हालचाल जानने आ गया। आते आते थोड़ा खाना भी ले आया। उठिए। बड़ी माँ, खाना खा लीजिए। बाबूजी भी जल्दी ही ठीक हो जाएंगे, आप चिंता मत कीजिए। रामू का स्नेह देखकर पार्वती जी को कुछ हौसला हुआ। उन्हें लगा कि उनके साथ कोई तो खड़ा है। इस दुख की घड़ी में इतने में नज़ अंदर आई। बोली, पार्वती जी, आपके पति को होश आ गया है। रामू उन्हें प्रेमलाल जी के पास ले गया। प्रेमलाल जी होश में तो थे परंतु अपने हाथ पैर नहीं हिला पा रहे थे। ये देखकर पार्वती जी दर्द और चिंता से भर गई, लेकिन अपने पति के सामने कमजोर नहीं पड़ना चाहती थी। इसलिए तुरंत अपनी पीड़ा अपनी आंखों में समेटकर प्रेमलाल जी की ओर देखकर मुस्कुराई और बोली, भगवान का शुक्र है आप ठीक हैं। अब हम जल्दी ही अपने घर चलेंगे। तबीयत थोड़ी संभलने के बाद उन दोनों को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई। वे दोनों घर तो आ गए, लेकिन प्रेमलाल जी अब व्हीलचेयर पर आ चुके थे। वो चलने फिरने में असमर्थ थे। घर पर आने के बाद तो जैसे पार्वती जी और प्रेमलाल जी की जिंदगी ही पलट गई। जो लोग कभी घर के मुखिया हुआ करते थे, इस घर की रौनक हुआ करते थे, वे दोनों अब उपेक्षा की नजरों से देखे जाने लगे। बच्चों को ही अपने माता पिता बोझ लगने लगे। प्रेमलाल जी की दवा पानी सब पार्वती जी ही करती थी। एक दिन रामू किसी काम से बाजार गया था तो पार्वती जी ने अपनी छोटी बहू से कहा, बेटा अपने बाबूजी के लिए कम नमक मिर्च का थोड़ा सा दलिया बना दो। तो बहू ने टका सा जवाब दे दिया, मां जी, हमें और भी बहुत सारे काम हैं और पिछले कुछ दिनों से जो घर की हालत चल रही थी, हम किटी पार्टी में भी नहीं जा पाए। आप ये काम खुद ही कर लीजिए तो अच्छा होगा। कहते हुए बहू तैयार होकर किटी पार्टी में चली गई। कभी पार्वती जी बेटों को दवा या फल लाने को कहती तो कोई न कोई बहाना बनाकर इनकार कर देते। बेटों का साथ देने बहुएं भी आ जाती। मां जी, कितना भी खर्च कर लो, अब बाबूजी तो ठीक होने वाले नहीं हैं, तो थोड़ा सोच समझकर बात किया करो खर्चे की। इन तीर भरी बातों से माँ का कलेजा छलनी हो जाता। मन ही मन वो भी जानती थी कि बेटों को ये सब सिखाने वाली बहुएं ही हैं। सोचने लगी कि यही बेटे छोटे छोटे खर्चों के लिए बाबूजी करते हुए आ जाते थे। अब बाबूजी लाचार हो गए हैं तो दूध में से मक्खी की तरह निकालकर फेंक दिए गए हैं। बेटे बहू की जली कटी सुनकर जब पार्वती जी कमरे में आई तो देखा प्रेमलाल जी की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। प्रेमलाल जी पार्वती जी को देखकर बोले, मैंने अपने दोनों बेटों को अपने दोनों हाथ समझा था, लेकिन मुसीबत में यही दोनों बेटों ने हमारी परवरिश को ही नकार दिया। लेकिन पार्वती तो मेरी चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
अरे तिजोरी की चाबी कहाँ गई? यहाँ तो रखी थी। इधर उधर देखते हुए पार्वती जी बोली। रामू जो पास में ही खड़ा सब बातें सुन रहा था, पार्वती जी से बोला, अरे सुबह ही तो छोटी भाभी और बड़ी भाभी कमरे में आई थी, क्या पता उन्होंने ली हो। ये सब सुनते ही पार्वती जी चौंक गई, लेकिन खुद को संभालते हुए बहुओं के पास पहुंची। बहू, वो तिजोरी की चाबी क्या तुम्हारे पास है? पार्वती जी थोड़ा सकुचाते हुए बोली। बहुएं तो जैसे तैयार ही खड़ी थी चिल्लाने को। मान जी, आप तो पैसा लौटाने में ऐसे लगी हुई हैं जैसे कि पैसे पेड़ पर उग रहे हों। अब तो आपके पति की कमाई भी नहीं रही, इसलिए पैसों को कैसे बचाना है ये हम अच्छी तरह जानते हैं। अब वो चाबी आपको नहीं मिलेगी। बहुओं का बेशर्मी भरा जवाब सुनकर पार्वती जी हैरानी से उन्हें देखती ही रह गई। अगले दिन जब पार्वती जी सोकर उठी तो देखा प्रेमलाल जी को थोड़ा सा बुखार था। जाकर बेटों से कहा, तुम्हारे बाबूजी को हॉस्पिटल लेकर जाना है, बुखार लग रहा है और रूटीन चेकअप भी करवाना है, तो गाड़ी ले चलो। इतने में छोटे बेटे का जवाब था, गाड़ी में पेट्रोल नहीं है। आपको तो पता है घर में पैसों की कितनी तंगी चल रही है, ऊपर से बाबूजी सब काम धंधा छोड़कर बैठ गए हैं। इतने में बड़ा बेटा भी आया और बोला, माँ आप समझती क्यों नहीं हैं? हम नौकरी पेशा लोग हैं, इतना समय नहीं होता हमारे पास कि ये फालतू के काम करते रहें। रामू को बोलकर ऑटो बुला लीजिए और चले जाइए। बाबूजी को लेकर पार्वती जी अपमान का घूंट पिए चुपचाप खड़ी थी। उन्होंने उस समय कुछ बोलना उचित नहीं समझा। इतने में रामू ने आवाज लगाई, आइए बड़ी माँ, मैं ऑटो बुलाकर ले आया हूँ। जाते हुए पार्वती जी ने रामू से कहा, पर बेटा मेरे पास तो पैसे भी नहीं बचे। दवा और फल लाने के लिए मैंने पैसे उठा लिए हैं, तनख्वाह में से कुछ बचे थे, पूरे हो जाएंगे। कहते हुए रामू बाबूजी की व्हील चेयर को सरकाते हुए ले गया। कहने को तो रामू नौकर था, लेकिन पार्वती जी और प्रेमलाल जी की सेवा उनके बच्चों से बढ़कर कर रहा था। ऑटो में पार्वती जी रामू से कहने लगी, मुसीबत में जब अपनों ने ही पल्ला झाड़ लिया तब तूने अपनों से भी ज्यादा ख्याल रखा है हमारा। तब रामू बोला, बड़ी माँ मेरे बचपन से ही माँ बाप नहीं थे, मेरी दादी ने ही पाल पोस कर मुझे बड़ा किया है, अब वो भी चल बसी। मुझे तो आप दोनों में ही माता पिता की परछाई नजर आती है। रामू की आंखें सजल हो उठी। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने प्रेमलाल जी के लिए कुछ खास डाइट और एक्सरसाइज बताई। रामू ने सब अच्छे से समझ लिया। वापस घर आते हुए रास्ते में ऑटो रुकवाकर रामू दवाइयाँ, फल और जरूरी सामान ले आया। रामू ने उनके खाने पीने का खास ध्यान रखा। कुछ ही दिनों में बाबूजी भी ठीक होने लगे। जब तबीयत थोड़ी अच्छी हुई तो एक दिन बाबूजी ने दोनों बेटों को हॉल में बुलाया। क्या बाबूजी, आपको तो कोई काम धंधा है नहीं और आप सारा दिन हमें भी परेशान किए रखते हैं। दोनों बेटे चिल्लाते हुए अपने अपने कमरे से बाहर आए। सामने देखा तो चौंक गए। सामने सोफे पर माँ बाबूजी के साथ दो अनजान शख्स बैठे थे और प्रेमलाल जी के चेहरे पर गजब का आत्मविश्वास झलक रहा था। तुम लोगों को शायद नहीं पता, आज हमारी श्रीमती जी का जन्मदिन है, उसी अवसर पर यह सारा इंतजाम किया है आज हमने। कहते हुए प्रेमलाल जी ने पार्वती जी के साथ केक काटा। पार्वती जी को एक गिफ्ट पैक उठाकर देते हुए बोले, ये लीजिए श्रीमती जी, आपके लिए अपने पसंद की महंगे वाली सिल्क की साड़ी लाया हूँ। दोनों बहुओं के मुंह खुले के खुले रह गए। क्या हुआ? हैरान हो गए कि इस लाचार निठले बूढ़े के पास इतने पैसे कहाँ से आ गए। चलो आज आप लोगों को भी सरप्राइज किए देता हूँ। प्रेमलाल जी ने अपने साथ खड़े दोनों व्यक्तियों का परिचय दिया। ये मेरे वकील दोस्त हैं दामोदर जी, जिन्हें मैंने वसीयत का बंटवारा करने के लिए बुलाया है। और ये हैं दीन दयाल जी, जिन्हें मैंने यह मकान 1,20,00,000 रुपए में बेच दिया है। इतना कहने की देर थी कि बेटों और बहुओं के सिर पर तो जैसे आसमान टूट पड़ा। लेकिन बाबूजी, आप बिना हमारी रजामंदी के ऐसा कैसे? मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई।
प्रेमलाल जी आज बोलते ही जा रहे थे और किसी की हिम्मत नहीं थी आज उन्हें रोकने की। प्रेमलाल जी ने वकील साहब को वसीयत पढ़कर सुनाने को कहा। उसमें लिखा था, मैं अपनी दुकान से अपने बेटों और बहुओं को बेदखल करता हूँ। उस पर आज से रामू का हक होगा। वही अब मेरा कारोबार संभालेगा। इस मकान को बेचने से जो पैसा आएगा उसका आधा हिस्सा मैं अपने पोते पोती के नाम पर जमा करवा दूंगा, जो कि उनके वयस्क होने के बाद उन्हें मिल जाएगा, और बाकी की आधी रकम में से एक छोटा सा मकान खरीद रहा हूँ जिसमें मैं, मेरी पत्नी और रामू तीनों रहेंगे और मेरे पोता पोती के लिए मेरे घर के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। अब प्रेमलाल जी बोले, तुम लोगों के पास 10 दिन का समय है अपने रहने का इंतजाम कहीं और करने के लिए, क्योंकि 10 दिन बाद इस घर पर दीनदयाल जी का हक होगा। मैं अभी तक तो इसी भ्रम में था कि मेरे 2 बेटे हैं जो बहुत होनहार हैं, परंतु क्या सचमुच मेरे दोनों बेटे मेरे अपने हैं? यहाँ सब अपने अपने स्वार्थ में जी रहे हैं। मैं तो मिथ्या भ्रम में पड़कर खुश हो रहा था कि यहाँ सब मेरे अपने हैं। शुक्र है मालिक का जो हमें ऐसा दुख दिखाया जिसके कारण मुझे दुनिया की असलियत साफ साफ दिखाई देने लगी है। मुसीबत के समय में भी तुम्हें सिर्फ और सिर्फ पैसा ही दिखाई दे रहा था। अरे मैं तो कब से इस दुनिया से कूच कर गया होता। अपने लाचार, बेकार, अपाहिज शरीर के साथ कब तक जीता। ये सब मेरी पत्नी और रामू की ही सेवा का फल है जो आज मैं बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ। असल में बेटे का फर्ज तो सिर्फ रामू ने ही निभाया है। पिताजी वह नौकर है और उसे नौकर की जगह पर ही रखिए। आपके बेटे हम हैं, बड़े बेटे ने कहा। बेटे की बात सुनकर प्रेमलाल जी बोले, बंधी हुई तनख्वाह के अलावा दिया ही क्या है इसे मैंने, लेकिन इसने तो जीवन दान दिया है मुझे। मेरी और मेरी पत्नी की बुढ़ापे की लाठी बना है ये। अब तो दोनों बेटे बहुएं माँ जी के चरणों में गिर पड़े और बोले, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई माँ जी, आप ही कुछ समझाइए बाबूजी को। हम लोग आपके ही तो बच्चे हैं और फिर रिश्तेदार क्या बोलेंगे ये भी तो जरा सोचिए। बहुओं को माँ जी से कुछ उम्मीद थी, लेकिन पार्वती जी उनकी उम्मीदों पर पानी फेरते हुए बोली, यह बात तब याद क्यों नहीं थी जब तुम लोगों के सामने लाचार होकर मैं तुम्हारे बाबूजी की जिंदगी की भीख मांग रही थी। और फिर रिश्तेदार जो कहेंगे सो कहेंगे, मुझे उनकी कोई चिंता नहीं है। तुम अपना सामान बांधने की तैयारी करो। माँ पिताजी की हिम्मत देखकर आज दोनों बेटे और बहू भौचक्के हो गए। शायद उन्हें अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। वो लोग बहुत गिड़गिड़ाए, लेकिन अंत में वही हुआ जो वसीयत में प्रेमलाल जी ने लिखा था। बेटों और बहुओं को अपने किए की सजा और सबक दोनों मिल चुके थे। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बहुत बहुत